सप्लाई लाइंस अफेक्ट हुई, दुनिया में रिकॉर्ड कमोडिटी प्राइसेस चले गए। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई लोग तकलीफ में है महंगाई से, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। पाकिस्तान में महंगाई है ही, तो जो गरीब बैठा है, जिसके घर में फाका कशी हो रही है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। आज हुकूमत ये बताने से कासिर है कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर को पाकिस्तान का वाइसराय क्यों मुकर्रर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा। मिनी बजट पर कौमी असेंबली में बहस का आगाज, ऑपोजिशन का भरपूर मुखालफत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने का कोई इम्कान नहीं, आसिफ जरदारी। क्या ऑपोजिशन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लॉन्ग मार्च कर सकेगी? पूछेंगे वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए ई कॉमर्स ओन अब्बास बप्पी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कौमी असेंबली में मिनी बजट पर बहस का आगाज हो गया। साथ ही साथ आज शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ एंकर्स को, जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया। वहाँ पर हमाद अज़हर साहब भी मौजूद थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से बात की। लेकिन मेन मकसद था मिनी बजट पर थोड़ा सा मीडिया को आगाह किया जाए, इत्माद में लिया जाए। कुछ बातें उन्होंने की हैं, हम उसका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात हुए, उन सवालात के जवाबात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन क्या कह रही है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट का आगाज करते हुए बहस जब शुरू की आज, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी मईशत को IMF की तहवील में दे दिया है। इससे ज्यादा जो उन्होंने वर्ड यूज किया कोट अनकोट, वो था मनहूस। हुकूमत आज तक नहीं आई। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी देख लीजिए। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी बलबला अंगेज तकरीर की थी और कहा था कि इमरान नियाजी IMF के आगे डट जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इनके अल्फाज में आई एम जस्ट रिमाइंडिंग हिम हिज ओन वर्ड्स, मिनी बजट नहीं आएगा और टैक्स फ्री बजट होगा। आज 7 माह बाद मिनी बजट भी आ रहा है। PTI गवर्नमेंट जिसने एक ही चीज में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। हर बात जो दावा करते हैं उसके ऊपर मुकर जाते हैं, जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर मुल्क को IMF के चुंगल से निकाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को देखिए। तो पाकिस्तान की तारीख में आप सब जानते हैं 31 अरब डॉलर, ये हमारी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। 6000 अरब से ऊपर हमारी टैक्स कलेक्शन है और सिर्फ आप ये देखें कि एक साल में हमने 1300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। जैसे इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी इकॉनमी फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। ऑपोजिशन ने कल मिनी बजट पर पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज का ऐलान किया है। आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत से चंद सवालात किए। क्या सवालात थे? लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अवाम पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ मौजूद है। हुकूमत जवाब देने से कासिर है कि उसने क्या वादे IMF से किए हैं। ये बताने से कासिर है कि उसका 6 महीने का बजट, पहले का बजट आज नाकाम क्यों हो गया और 1000 अरब का मजीद बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है।
दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, जैसे मैंने आज जिक्र किया, मिनी बजट पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। कुछ तराज़ात का उन्होंने जवाब दिया। वो कुछ यूँ था, उन्होंने कहा स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद भी स्टेट बैंक पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहेगा। ख़ास तौर पर एड्रेस किया इस बात को जो अपोजिशन बार बार कह रही है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से एक्चुअली पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँच सकता है। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर हुकूमत पाकिस्तान करेगी। हुकूमत के पास बोर्ड के अरकान के तकर्रुर का भी इख्तियार होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल खुद मुख्तार नहीं, खुद मुख्तार ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं हो सकेगा अकॉर्डिंग टू हिम कि वो उनके अगेंस्ट जा सके। एक मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामला बहुत ख़राब हुए तो आई कैन फायर द गवर्नर। मिनी बजट टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए है। बेकरी फिर उन्होंने कुछ जो बातें की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी तादाद जो होगी इस टैक्स की वो रिफंडेबल है। मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। लग्जरी आइटम्स और दूध पर टैक्स वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात की, मसलन IMF से बात की, कॉस्मेटिक्स और लग्जरी अशिया पर टैक्स बरकरार रखेंगे। सवाल अब ये है कि क्या अपोजिशन मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देगी या सिर्फ स्टेटमेंट्स होंगी। हमने ये भी देखा कि माजी में भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हुई, लेकिन जब बिल पास करवाने का मौका आया तो अपोजिशन उसमें कोई खातिर ख्वाह रुकावट नहीं डाल सकी। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन अब्बास पप्पी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये जो इतराज़ किया है शहबाज शरीफ साहब ने, ये तो इतराज़ आपके वोटर्स भी शायद पूछते होंगे कि आफ्टर ऑल IMF की डायरेक्शन पे ही हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। समटाइम्स मैं अपोजिशन के नैरेटिव को बाज़ औक़ात इस नज़रिए से देखता हूँ कि वो आवाम को भी धोखा दे रहे होते हैं। स्टेट बैंक की जो अटानमी के हवाले से जो गुफ्तगू चलती रही है 6 माह में, ये डिफरेंट रूप अख्तियार करती रही और हमने बारहा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, और मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेट बैंक का काम है मॉनिटरी पॉलिसी बनाना, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट्स बनाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है ना सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी भी वो बना रहा था, फिस्कल पॉलिसी वो बना रहे थे। गवर्नमेंट को जब लैंडिंग की जरूरत पड़ती है वो स्टेट बैंक के पास जाते थे, आप इस तरह करें नोट छापें और आप हमें 10 अरब दे दें क्योंकि हम डेरा खसारे में जा रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में अभी तक 1 रुपया नया नोट नहीं छापा, एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर। स्टार्ट में आते साथ जब डिफॉल्ट कर रहे थे शायद उस वक्त छोटी सी अमाउंट प्रिंटेड आउट, अदरवाइज हमने प्रिंटिंग की तरफ स्टेट बैंक को इस्तेमाल नहीं किया। ये जो रिक्वायरमेंट है और ये जो सोच जो है, बट ये तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमने उनके कहने पे किया। पॉइंट रिमेन्स, ही इज वेरी क्लियर। अच्छा थोड़ा सा IMF ही डायरेक्शंस दे रहा है। तरीन साहब मुझे स्टेटमेंट का अंदाजा नहीं, बट 2015 में नून लीग की गवर्नमेंट में स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से बात पहले भी हो चुकी है कि उसको ऑटोनॉमी दी जाए और उसकी पॉलिसीज को गवर्नमेंट की पॉलिटिकल डिसीजन से दूर रखा जाए ताकि वो डिफॉल्ट होने पर आए। 2 ही प्रॉब्लम होते हैं ना, एक तो स्टेट बैंक पैसे छापे गवर्नमेंट की अना के ऊपर, बेस के ऊपर, और दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो उनको लैंडिंग करना शुरू कर दे जहां पे क्राइसिस आता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक दुनिया में देखी जाती है। आप देखिए ग्रीनस्पैन, आपको याद हो ग्रीनस्पैन ही था इसकी हुकूमत में जो कि बराक ओबामा की हुकूमत में था, तो उसने कहा था डिस्काउंट रेट कम करें, तो वो जो रिजर्व फेडरल रिजर्व का हेड था उसने कहा मैं डिस्काउंट रेट कम नहीं करूंगा। ही वेंट स्ट्रेट आउट। सो दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतों में स्टेट बैंक्स डू नॉट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। यस दे आर अकाउंटेबल बिकॉज उसकी तैनाती फेडरल गवर्नमेंट करती है, उसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट तैनात करती है, बट उसकी पॉलिसीज के ऊपर पार्लियामेंट या हुकूमत अगर दोनों चैलेंज करते हैं, दैट इज अ डेंजरस स्टेप इन इटसेल्फ। सेकंड थिंग कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ये समझते हैं कि वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन उनको भी टैक्सेशन में लेकर आया जा रहा है। सो दैट्स इन द पार्ट। सो स्टेट बैंक का जो बिल है वो अलग हो गया। अब हम मनी बिल की बात करें, राइट। मॉनेटरी बिल की जो आ रहा है जिसके ऊपर ये बार बार जैसे शायद खाकान अब्बासी ने कहा दैट्स अ स्टेटमेंट, 1000 अरब के नए टैक्स, टोटल जो टैक्सेस जिसके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ाया गया 17%, जीरो रेटेड सेल्स टैक्स थे। पिछले 70 साल में तकरीबन कोई 55 के करीब ऐसी चीजें थी कमोडिटीज जिसके ऊपर सेल्स टैक्स को खत्म कर दिया गया। हमने कहा जी एक यूनिफॉर्म एक सिस्टम लेके आते हैं कि सारे के सारे 17% सेल्स टैक्स में है और उसमें जो कमोडिटीज एक आम बंदे की जिंदगी वो किसी तरह पर डिस्टर्ब करेंगी उसके ऊपर रिबेट दे देंगे। तो ये पहले 1000 अरब नहीं है। कैसे करें कि कोई नया टैक्स? आई कैन टेल यू, मैं जस्ट टेलिंग यू दैट। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा शोर दवाइयों पे, फार्मास्यूटिकल पे, टोटल जो अमाउंट ऑफ टैक्सेशन ऑन द दवाइयां एज पर द स्टेटमेंट वो 42 अरब रुपए की हैं। ये तो अपोजिशन ने शोर मचा के आवाम को कह दिया कि जी आपने 42 अरब के फार्मास्यूटिकल टैक्स लगा दिए। ये वो बताना भूल गए कि हमने ये कहा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में यहां प्रोडक्शन करेगी विद इन 3 डेज उसको रिबेट वापस कर दिया जाएगा। द
पॉइंट वाज टू गेट देम डॉक्यूमेंटेड ताकि वो सिस्टम में आ जाए। इस वक्त यकीन जाने मैं आपको मजे की चीज बताऊं कि हम पहले ही डॉक्यूमेंटेड है, हम एक बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं पाकिस्तान की। आप ज्वेलरी शॉप्स को जानती हैं जी, अगर वो साल में 10 लाख रुपए की सेल दिखा दे और कहे जी मैं 1000 रुपए का टैक्स दूंगा, तो इस अवाम का क्या कसूर है जो यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है? आपको डॉक्यूमेंट करें, उन्हें बताना कि जी आप अपनी सेल्स बताएं। आप 20 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, आप अभी डॉक्यूमेंट कराएं, पे योर टैक्स ऑन दिस वन। सो जीएसटी का मकसद इज टू गेट दैट ब्लैक इकोनॉमी टू द व्हाइट पार्ट, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन हो और एक गरीब आदमी की जिंदगी में जो असर पड़ रहा है वो तो छोड़ दें। ज्वेलर्स हो गए, बड़ी बड़ी शॉप्स हो गई, कपड़ों की दुकानें हो गई, डिजाइनर शॉप्स हो गई, दे डोंट वांट। मुझे तो लगता है सारी ऑपोजिशन के अपने कारोबार है जो इतना डिस्टर्ब होते जा रहे हैं कि अगर एक गरीब आदमी के आटे घी दाल का हमें रोजाना रात को सुनाया जाता है, कारोबारों के साथ आपके साथ बड़े कारोबार वाले, आप ये क्यों नहीं बता देते? हम एक ब्रेक ले रहे हैं, इफ यू टेक अ ब्रेक, उसके बाद आके ऑपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हो जाए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी विल जॉइन अस राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि पीडीएम में शामिल जमातें 23 मार्च को एहतजाज करेंगी। पीपल्स पार्टी के हवाले से आज फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि वो उसमें शामिल नहीं होगी। उनका जो मार्च है वो 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी हैं। अपोजिशन के सड़कों पर आने के ऐलान के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद एक इंटरव्यू में 3 माह को अहम करार दे चुके हैं। इन 3 माह में हुकूमत को किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है? हुकूमत को मिनी बजट कौमी असेंबली से पास करवाने का चैलेंज दरपेश है। अगर अपोजिशन ने वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ में इत्मीनान लाने की कोशिश की तो उसको नाकाम बनाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बढ़ती हुई महंगाई को कम करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का कराची से लॉन्ग मार्च नाकाम बनाना भी एक चैलेंज होगा। 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाना एक और बड़ा चैलेंज होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चंद दिन कबल लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या ऐलान किया था, जरा ये भी देखिए। उनका मुतालबा है कि हम इस हुकूमत से उनको निजात दें। उनका मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द किया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर हालत में पहुंचेंगे और अपने मुतालबा पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे। हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये खबरें आई कि आपका राब्ता दोबारा हो रहा है नून लीग से। उसके बाद तभी आज फॉर्मर प्रेसिडेंट से सवाल किया गया, मगर उन्होंने कहा कि पीडीएम में वापस नहीं आ रही पीपल्स पार्टी। सो इन राब्तों में क्या बातचीत हो रही है फिर? शुक्रिया। देखें, राब्ते की जो बात है बुनियादी तौर पे पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो नून लीग के प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन बिलावल भी वहाँ मौजूद हैं। हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं नेशनल असेंबली के, तो उनकी कोऑर्डिनेशन तो है और अपोजिशन में ये कोऑर्डिनेशन रहनी भी चाहिए पार्लियामान के अंदर भी। लेकिन जो पीडीएम के हवाले से जनाब फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कही बात, वो बड़ी दुरुस्त बात है कि पीडीएम हमने छोड़ी नहीं थी। पीडीएम की दीगर जमातें जो हमने फैसला किया था सितंबर 2020 में जो चार्टर साइन किया था उससे मुताबिकत नहीं रखती थी वो उनकी पॉलिसीज, तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम उसी पे अमल दरामद करेंगे। इस वजह से अलहदगी होगी। लेकिन अपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट कॉमन है, वो ये है कि इस हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए, आवाम को रिलीफ कैसे मिले, उस पर तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है हमारा। राइट। येट जो है आप लोगों की डेट्स अलग दी गई हैं, येट अगरचे के करीब करीब हैं। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद सिर्फ लॉन्ग मार्च है या आप आके धरना भी देंगे इस्लामाबाद में? देखिए फरिया, पॉलिटिक्स इट इज अ डे टू डे अफेयर। जिस तरह हालात आते हैं उसी तरह आप 93 में लॉन्ग मार्च देख लें, हमने ऐलान किया, आगाज हुआ नहीं तो चीजें सेटल डाउन होगी।
मामलात पैकअप की तरफ चले गए, तो अभी ये 27 को हम चलेंगे और 27 से और इन बिटवीन इस्लामाबाद पहुंचने तक चीज़ें कैसे रिजॉल्व होती हैं ये कौम के सामने होगा, तो उसके मुताबिक हम अपने डिसीजंस करेंगे। हेलो, कि इन हाउस तब्दीली पर बड़ी हद तक मुत्तफिक है अपोजिशन, ये बात ठीक है? क्या पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना चाहती है? देखिए जी, हमने तो बड़ा शुरू में कहा था, जो हमारा चार्टर था उसमें तो बड़ा वाज़ेह था कि लास्ट ऑप्शन हमारा रेजिग्नेशन था, लॉन्ग मार्च था। लॉन्ग मार्च के अलावा हमारे ऑप्शन में ये भी था कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, चाहे वो नेशनल असेंबली में करें चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली में करें, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है और उस ऑप्शन पे अगर दीगर जमातें मुत्तफिक होती है तो उसका कोई हर्ज नहीं है, कोई हार्म नहीं है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। बट क्योंकि हम ऑलमोस्ट अब इलेक्शन जा रहे हैं, क्या इतना करीब इलेक्शन के हुकूमत को घर भेजने से आपके ख्याल से हुकूमत को नुकसान होगा या फायदा होगा? बुखारी साहब, देखिए ये तो गवर्नमेंट खुद फैसला करे उनको फायदा क्या नुकसान क्या। हम समझते हैं कि आज पब्लिक जो ओपिनियन है मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ है। आज पब्लिक की जो मिजरीज है, परेशानियां हैं, उनमें बहुत इजाफा हो चुका है और पब्लिक इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी रिसेंट इलेक्शन जो पेशावर इनका बेस था उसमें देख लें इनका क्या हाल हुआ है, तो पब्लिक जो है वो पब्लिक की रिक्वायरमेंट जो है कि अब इनसे निजात आप Right. And yes, Bukhari Sahab, thank you so much for joining us, and Dr. Tariq Faisal Chaudhry, thank you very much for finally being on the program. क्या करने जा रहे हैं आप लोग? PDM में पीपल्स पार्टी तो नहीं आ रही, तो फिर क्या तरीक़ाकार है आपका? अलग अलग आप लोगों ने रहना है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो माज़रत, मैं थोड़ा तख़ीर से पहुँचा और आपके प्रोग्राम की वसातत से सेनेटर साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी हुकूमत ने जो इस्लामाबाद में कुछ 3 टेंडर ठेके दिए हुए हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के, एक ही कंपनी को दिए हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता, उन्हें कहें खुदा के लिए इस्लामाबाद खंडरात बना हुआ है, उन्हें जल्दी मुकम्मल करवाएं। एक तो रावल डैम है, एक वो PWD है, एक्सप्रेस वे पे 2 हैं। तो मैंने कहा मैं चूँकि बासर आदमी है तो मैंने कहा मैं गुजारिश कर लूँ, मुफ्त मशवरा दूँ तो जल्दी घर से निकल आया कहने से। अच्छा, आपने काम नहीं करना मतलब ये है साढ़े तो अपना बंदोबस्त करो। चले जी, ठीक है, मैं गुजारिश करनी थी, कर दी। अच्छा, दूसरी बात जी, आप जो अभी बात कर रहे थे, वैसे ये अपनी हुकूमत में कभी लेट नहीं हुए, ये भी बात ठीक है। अच्छा नहीं, ऑपोजिशन में हमेशा लेट हुए, ऑपोजिशन में लेट हुए हैं, उल्टा है आपका। सबसे बड़ी बात कि जो ये प्रोजेक्ट जो है ना रावल डैम चौक वाला मेरे घर के रास्ते में आता है, वो सबसे ताखीर का शिकार है। सो आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए? चले आपके घर के रास्ते में, मैं नहीं, वहाँ से लाखों गाड़ियाँ रोज गुजरती हैं। ठीक है, बहुत हमारी वो सेंसिटिव रूट है, VIP रूट है। यस। अच्छा, देखिए जहाँ तक PDM का ताल्लुक है जी, मैं तो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में बरमला कह चुका हूँ कि इट वाज अनफॉर्चुनेट। अब तो आप चाहेंगे कि अभी हुकूमत ना जाए, आपका रूट तो बन जाए पूरा ऑन अ लाइट नोट। हाँ नहीं, वो तो ठीक, लेकिन इरादे क्या है PMLN की, अवाम की जान छूट जाए, रूट बनता रहेगा। कई दफ़ा पहले भी बने, आंदा भी बन जाएंगे। PDM क्या, मैंने अर्ज़ कर रहा था कि मैं तो कई दफ़ा ये कहा कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और NP अगर अलग ना होते तो बड़ा अच्छा एक आप ये कहें कि मोमेंटम बन गया था। अवाम भी समझने लगे थे कि हमारी जो है वो निजात करीब आ गई है। ख़ास तौर पर जो इलेक्शन हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, सेनेट का इलेक्शन, वो एक आई ओपनर था। यानी उसमें जो वही वोटर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वही वोटर मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की साइड से शिफ्ट होके, गवर्नमेंट साइड से शिफ्ट होके अपोजिशन साइड पे आ गए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन गए। लेकिन उसके बाद ये जिस पार्टी ने भी रास्ते अलग किए, बंदे को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर आपकी मंजिल एक है और नीयत साफ है तो किसी भी चौक में आगे मुलाकात हो सकती है। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक बात करता हूँ PDM के फ्यूचर के हवाले से। और जहाँ तक आप बुखारी साहब से पूछ रहे थे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट, देखे सौदाबाजी नहीं है सियासत कि जी अब क्या फ़ायदा होगा और बाद में क्या फ़ायदा होगा, ये वो कारोबार नहीं है। आज हम पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जिस जगह के ऊपर हम जाते हैं, और यकीनन ये बात आप भी पूरी ईमानदारी से ऑन कैमरा बताएं, माशाल्लाह आप ज़ाहिर है मीडिया का बहुत बड़ी फिगर है, लोग आपसे नहीं पूछते हमारी जान कब छूट रही है, मसाइल की वजह से, जिन मसाइल से आवाम दो चार है। ग्राउंड शोज दिखाने वाले हैं बहुत जल्दी, लेट्स वेट फॉर दैट। मतलब वहाँ पे भी लोगों की ओपिनियन जो है ना, और इस बात से हुकूमती जो तर्जुमान या मेम्बरान है वो भी इनकार नहीं करते कि मसाइल में इजाफा हुआ है, चाहे उसकी अपनी वो लॉजिक देते हैं या जो भी रीजनिंग देते हैं, सच्ची या झूठी उसको छोड़ें, लेकिन ये भी मानते हैं कि जनाब मसाइल में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, आम आदमी की ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सो पब्लिक प्रेशर पे आप समझते हैं कि आप इनको मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए, कंसीडरिंग वी आर ऑलमोस्ट एक ये बात,
दूसरी बात, जो मुल्क के इदारे जिस तरह तबाह हुए हैं, जिस तरह मुल्क का निज़ाम जो है वो एक मजाक बना है, जिस तरह मुल्क की मैशत जो है वो ज़ुबू हाली का शिकार है। और माजरत से आपको जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करता हूँ, और मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की फेलियर इज़ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो महंगाई है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी कमज़ोर इंतज़ामी ग्रिप है। मैं बिल्कुल ही साबित कर सकता हूँ जितना आप मुझे आगे टाइम देंगे। और उसी कमज़ोर इंतज़ामी ग्रिप की वजह से मरी वाला सानिया पेश आया कि वहाँ पे कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ आपको किसी जगह नज़र नहीं आई। कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। और आप लोग मान रहे हैं, कह सकते हैं कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसी इंतज़ामिया के साथ अगर ये आपकी गवर्नमेंट होती तो ना होता ये वाक़या। देखें, कैन यू से दैट? मैं इस मसले के ऊपर कोई भी मैंने सियासी बयान नहीं दिया, कोई मैंने कंपैरिजन ड्रॉ नहीं किया जनाब के हम होते तो ये कर देते। लेकिन हमारे दौर में कम से कम इतना ज़रूर था कि कभी भी इतनी तादाद में बर्फ़ रोडों के ऊपर पड़ी नहीं रही। पड़ती तो हर साल है ना मरी में, चले कभी 3 फुट पड़ी, कभी 4 पड़ी, कभी 2.5 पड़ी। लेकिन इंतज़ामिया इतनी मुस्तैद, इतनी चाको चौबंद रही कि वो जनाब मुसलसल एक तो सड़कों को साफ़ करती रही मशीनरी से, नमक पाशी होती है, बर्फ़ रोडों के ऊपर टिकती नहीं है, यानी ट्रैफिक का सिलसिला इस हद तक रवां दवा रहता था। ठीक, इस तरह का खुदा न खासा हादसा नहीं हुए। मैं आखिरी बात अर्ज कर दूँ, मेरा अपना घर मरी में है, कश्मीर पॉइंट पे। आप यकीन करें कि बर्फबारी में मैं बर्फबारी शुरू होती थी, घर से जाता था, बैठ के अपने घर में थोड़ी देर बैठा, रात को 10-11 बजे ड्राइव की वापस आ गया। ठीक, तो रास्ते इट्स अ सेफ रूट, आपको पता है, आप भी कई दफ़ा गई होंगी। लेकिन इस तरह की ब्लॉकिंग और जिसमें इस तरह की कीमती इंसानी जानों को नुकसान, ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है हम सब के लिए और बहुत दुख के लम्हात हैं। हमने तो देखा है, हम घरों को देखा है, उनके गम में शरीक हुए हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो क्या मनाजिर थे जब एक एक घर से 4, 6 और 8 जनाजे उठे हैं। जाहिर है ये बहुत बड़ी एक इंतजामी गफलत है। इसको तो आप कभी भी आप इसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी कैन ऑलवेज डिस्कस मरी, इसका अभी तक आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो बात हो रही है वो कह रही है महंगाई का भी यही मामला है। और उससे भी अहम बात ये है कि अभी आपने नईर बुखारी साहब को सुना, अभी डॉक्टर तारिक को सुना, लग ये रहा है कि अपोजिशन ने अभी सोच लिया है कि आप लोगों को भेज दें घर। अच्छा, इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या इन्होंने ये फैसला कर लिया हमें घर भेजने का? अगर ये इतने ही ज़्यादा, मैं 2 मफरूज़े ले लेते हैं। अगर अवाम इतनी हमसे ज़्यादा तंग है एज़ पर देश से और इनके इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इतनी ज़्यादा तकलीफ और ये इतने ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं, कल क्यों नहीं अपना लॉन्ग मार्च कर देते? व्हाई डोंट डू इट? व्हाई दे हैव टू 3-3 महीने डेट देने की आखिर ज़रूरत ही क्या पेश आई? नंबर 2, इतने ही मकबूल हैं तो सारी जमातें अपोजिशन की इकट्ठे होकर क्यों नहीं आती? झगड़ा हमारा नहीं है, झगड़ा अवाम की तकलीफ का नहीं है, झगड़ा उस हवस से इक़दार का है जिस पे ये सिर्फ क्लेम डालना चाहते हैं। अदरवाइज अगर हमें ही फारिग करना होता और अवाम की मकबूलियत से हमें हटाना होता तो ये दोनों इकट्ठे आते। 27 फरवरी को एक आ रहे हैं, 23 मार्च को दूसरे आ रहे हैं, आपस में सलाह करें, जितनी इनमें 10-10, 20-20 बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद है, हमें जैम कर उठा के फेंक दें। मसला हमें फारिग करना मसला है ही नहीं। अलग आके मिल गए थे फरीब बीबी, ये इशू तो है ही नहीं। पीटीआई इनका दर्द सर नहीं है, ये एक इलेक्शन कैंपेन का एक इनका मोटो बन चुका है। और अगर यकीन जानिए, अगर ये ज़रा अवाम की तकलीफ रखते ना, अगर ये इतनी तकलीफ रखते हैं और अवाम का इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड इनकी फॉलोइंग भी होती, ये कब का इस्लामाबाद आ चुके होते। ये हमें तरीके ना बताते, इन्होंने हमसे कोई मोहब्बत ही दिखानी कि इस्लामाबाद को छोड़ा हुआ है। ये फजल चौधरी साहब तो इस्लामाबाद से इन्होंने यहीं से बंदे लेके आ जाने थे, बंदे अवेलेबल नहीं है। लोग एक चीज़ समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, अगर आपने रेजिलियंट इकॉनमी खड़ी करनी है पाकिस्तान को, एज अ नेशन आपने पांव पे खड़ा करना है, आपको ये गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है, लोग इसको भी समझते हैं और ये लोग भी, पाकिस्तान के लोग ये भी समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का सिर्फ इमरान खान है। इन्फ्लेशन आपको कौन से लोग समझते हुए नजर आ रहे हैं? आप जाके लोगों से पूछे तो सही। ग्लोबल फिनोमेना लोग अगर है तो बात सुनिए, ग्लोबल फिनोमेना का रिपरकशन भी है। हुकूमतें गिर रही हैं इस फिनोमेना की वजह से, हुकूमतें अनपॉपुलर हो रही हैं। खुद असद उमर साहब ने ये बात यहाँ पर आके की। आपने टर्की में देखा इश्यूज हैं मौजूद, काज़ाकिस्तान में आपने देखा, काज़ाकिस्तान में प्रॉब्लम देखा आपने, कनाडा में भी इशू है। तो इश्यूज तो हर जगह पे हैं, बट उनको ये भी पता है कि हर चीज का सॉल्यूशन एक ऐसी लीडरशिप में है जो लॉन्ग टर्म का हम कोई सोच तो रखती है ना। अगर आप डे टू डे बेसिस पे आज इकोनॉमी ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन रिपरकशन नहीं होगा वो जो बाकी दुनिया में। आपने कभी ये अप्रिशिएट किया कि इस वक्त इस ग्लोबल शॉक में अगर दुनिया में कोई ऐसी इकोनॉमी जो रेजिलियंस के साथ खड़ी है, $25 अरब की रिजर्व्स हम आज भी मेंटेन के खड़े हैं, हम अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स को डिफॉल्ट नहीं कर रहे,
तो 1999 में हम डिफॉल्ट कर गए थे, 2007-8 का शॉक आया था, हम डिफॉल्ट कर गए थे, 2017-18 का शॉक हम डिफॉल्ट करने लगे थे। हम 3 दफा, पाकिस्तान में पहली दफा है कि 10 महीने से शॉक आ रहा है इन्फ्लेशन का। आपकी इकॉनमी उस प्रेशर को बर्दाश्त कर रही है। दिस इज द वे इट शुड बी लाइक, और दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और ये हर बार जितनी सारी पॉलिसी लेके आते हैं, आई कैन बेट ऑन इट, पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इस्लामाबाद आके लॉन्ग मार्च के आके हमें गिरा लें, ये कभी भी नहीं आएंगे। ये एक तारीख और आएगी, ये दोबारा इस पे झगड़ेंगे, नहीं 27 नहीं 10 मार्च कर लेते हैं, बट दे स्टिल वोंट बी टुगेदर, बिकॉज द इशू इज नॉट अवाम, इशू हम पीटीआई नहीं, इशू इनका अपना इक़्तिदार की तरफ है कि जो पहले आएगा, जो बेहतर परफॉर्म करेगा, शायद उसको रास्ता मिल जाए। दिस इज all matters for them. So basically, Dr. Saifat Chaudhry, ये जो आप लोग इस वक्त एक पावर शो ही करेंगे, आप भी करेंगे और पीपल्स पार्टी भी करेगी, अगर वहां तक बात जाती है लॉन्ग मार्च तक, ये ऑपोजिशन की प्लेस के लिए हो रहा है, हु इज लीडिंग ऑपोजिशन, ये रेस हो रही है? नहीं, देखिए अपोजिशन को क्या करना है जी। अच्छा, आपकी नजर में कौन है सब मेन लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी? इज इट यू और इज इट पीपल्स पार्टी? देखिए बात यह है कि अपोजिशन की पार्टियों में ना कोई मुकाबला या रेस जारी नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। अपोजिशन में हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं, हम सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात हैं। ये तो बातें क्लियर है ना, मतलब इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। और ये भी बात गलत है कि हम अपोजिशन की जमातों ने आपस में कोई रेस लगाई हुई है। हमारे साथ चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी चली। इससे पहले ARD की तहरीक थी, मैं उसमें भी इस्लामाबाद में बड़ा मुतारिक रहा, उसमें भी हम इकट्ठे थे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। बहरहाल उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, वो एक अलग जमात है, मैं उनको उसमें तो कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि क्यों किए। लेकिन जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है, जो सेनेटर साहब कह रहे हैं लोग कितने आते हैं या नहीं आते, ये एक अलग बात है। लोगों को आपने इस काबिल, पहली बात तो ये है कि ये जो होती है ना जनरल पब्लिक, वो बेचारी इतनी बेबस हो चुकी है, उन्हें अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, उनको 3 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। आप कहते हैं ना जो मैस मोबिलाइजेशन जैसे कि आपको दूसरे ममालिक में नज़र आती है, आज इस आदमी के घर में 3 वक्त की रोटी नहीं है, जिसका बच्चा बीमार है, जिसकी माँ और बाप बीमार हैं, उसको दवाई नहीं वो दे सकता। ये सारे मसाइल पैदा करदा, क्या आपको आलमी मंडी में ये सारे मसाइल मिले हैं? मैंने आपको कई दफ़ा बात ये बताई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की अगर आप बात करें, ग्लोबल मैकेनिज़्म या ग्लोबल सर्कमस्टांसेस अपनी जगह पे, लेकिन जो आपके किसान, जो आपके रोज़मर्रा अशिया की इस्तेमाल की चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं, यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मरी के वाक़े की दोबारा मैं चंद चीज़ें आपके सामने हाईलाइट कर दूं, और मैं मजम्मत भी करना चाहता हूं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उस दिन मरी में एक अंडा जो है वो 300 रुपये का बिक रहा था। जिस दिन सारे सानिया हुआ और सारे लोगों की अमवात हुई और रश हो गई और वहाँ पर 4 लाख के करीब लोग जमा हो गए। अब ट्वीट्स देखें वज़रा की, 1 लाख गाड़ियाँ हो गई हैं जनाब, और ये बहुत तरक्की हो रही है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और पता नहीं है कि वहाँ पे एक गाड़ी में अगर 4 लाख लोग हैं, 4 अफराद अगर एक गाड़ी में हैं और 1 लाख गाड़ी चली गई है, तो उसका मतलब 4 लाख लोग चले गए ना ऊपर। उनको मैनेज कौन करेगा? वो वापस कैसे आएंगे? वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपके पास 50,000 लोगों की नहीं है मरी में, इसकी अकल नहीं है। लेकिन इसमें खुश हैं कि जनाब 4 लाख लोग चले गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ को और फलां फलां फलां। उस दिन वहाँ पर अंडा जो 300 रुपये का एक अंडा बिका, मकामी लोगों ने, चाहे वो मरी के थे या गैर मरी हैं, जो भी हैं, लेकिन बड़ी ज़्यादती की। एक कमरा जिसकी कीमत 3,000 थी, वो 30-30 हज़ार में दिए। गाड़ियों को धक्के लगाने के पैसे लोगों से लिए, 3-3 हज़ार रुपये लेके गाड़ियों को धक्का लगाया, जिसकी गाड़ी फंस गई। छोटी गाड़ियाँ सारी फंस जाती हैं जो 4x4 नहीं होती। मुझे बताएं ये आलमी मंडी की वजह से है। इसको भी आप कोविड में डालेंगे कि 300 को अंडा पाकिस्तान में क्यों बिक रहा है, तो पूछने वाला कोई नहीं है। राइट, हम एक ब्रेक पे जाएं। यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट, बट लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मरी सानिया की, और अब वहाँ पे क्या अपडेट है, हमें ज्वाइन करें टीएम मिनिस्टर शेख रशीद साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शेख साहब, आपको बड़ा एक्टिव देखा हमने इस तमाम सूरत हाल में, लेकिन ये शिकायत भी रही है लोगों की कि एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से एक्टिव नहीं थी जैसे होनी चाहिए, सूबाई हुकूमत के अंदर लैप्सेस नज़र आए। इस हवाले से आपको क्या नज़र आया? देखें, पहले भी लोग जाते थे बड़ी तादाद में, लेकिन इतनी बड़ी बर्फबारी नहीं हुई और लोग बर्फबारी में नहीं गए इतने बड़े।
और लोगों ने 1,66,000 गाड़ियों का जाना भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और ये बर्फबारी की क़यामत थी, ये बर्फबारी नहीं थी, ये बर्फबारी का जो भी आप इसको नाम दें, तूफान था, जल्जला था बर्फबारी का, या एक बहुत बड़ा। और उस खास तौर पर ये गुलडना और बाड़ियां और खैरा गली, बांसरा गली, जीता गली, इस तरफ ये ज्यादा दबाव पड़ा। इस वजह से यहाँ 4 गाड़ियां जो थी, जो लोग गाड़ियों में ही सोए हुए थे, उसमें मोनोगैस की वजह से उनकी 16 आदमियों की डेथ हो गई, 3 डेथ और जगहों पर हुई। तो इसी 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर होगा, या ज्यादा से ज्यादा 7-8 लगा लें, उसमें ये सारा मसला पैदा हुआ और इतनी बड़ी शातें हुई। और ये सारा मसला हमने एक रात पहले 2:45 बजे 700 गाड़ियां निकाल ली थी, लेकिन गाड़ियों की तादाद ही इतनी थी कि नहीं निकल सकी, और बर्फ इतनी शदीद थी कि गाड़ी पूरी की पूरी अंदर चली गई, और कोई हमें लोगों का हमागी तावन भी नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ट्वीट भी आई कि इतने लोग वहाँ पे चले गए हैं, ये इतलात आ रही थी, तो किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये एक मसला भी हो सकता है? मरी की कितनी कैपेसिटी है? बंद कर दिया था जी 5 बजे। लोगों को कंट्रोल करना आज के दौर में, पुलिस जो है, लोग चले पड़ते हैं, हर एक के जेब में फोन है, और सैकड़ों गाड़ियों को फिर मुझे रेंजर्स तलब करनी पड़ी। 150 जवान तो सिर्फ 17 मील चौकी पे लगाने पड़े, इतनी बड़ी तादाद। लोग पैदल जब शुरू हो गए। अब मैं इसका क्या, अपने माशरे का, अपने गंदे कपड़े तो मैं टीवी पे नहीं धो सकता, लेकिन मैंने खुद उतर के उनसे सबसे रिक्वेस्ट की, और उन्होंने मेरा एहतराम तो किया। कोई कह रहा था मैं भावलपुर से आया हूँ, कोई कह रहा था जी मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने जाना ही जाना है मरी। तो फिर मुझे मजबूरन रेंजर्स को तलब करना पड़ा और एफसी को तलब करना पड़ा, क्योंकि पुलिस से तो कंट्रोल नहीं हो रहे थे ये लोग। आज भी लोग मरी जाने की कोशिश करें, आपने ये कहा, कब तक पाबंदी रखेंगे और इस पाबंदी को इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? देखें जी, मुकामी लोगों को तो 9 बजे मैं खोलने लगा हूँ, हालांकि सूबे का मसला है, लेकिन मैं 9 बजे मैंने अपनी इस्लामाबाद पुलिस और दूसरों को कहा कि पहले भी हम शनाख्ती कार्ड देख रहे थे, लेकिन और रिलैक्स कर रहे हैं। जो मरी की तरफ जाने वाले लोग हैं, जो वहाँ की आबादी है, वहाँ के बहुत बड़ी आबादियाँ रास्ते में, तो वो अब 9 बजे के बाद जा सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो फैसले हुए हैं कल, मरी को जिला बनाएंगे, पार्किंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके ख्याल से कब तक ये सब कुछ हो जाएगा, और उसके दरमियान क्या तरीक़ाकार होगा कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो? मैं तो 2 दिन वहाँ रहा हूँ जी, मैं तो समझता हूँ 2-3 मरी बनाने पड़े। कोई मरी, हम जवान थे तो वहाँ मरी बरूरी में एक शहर बनाने का, टेंट सिटी का प्रोग्राम था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, और वहाँ डिमार्केशन भी हो गई थी। फिर आगे था मरी की खुद आबादी इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हो गई है, फिर इतने ज्यादा लोग उस तरफ का रुख करते हैं, तो ये 2-3 शहर बनाने पड़ेंगे जी। 12-13 सारे मुल्क में टूरिस्ट, पाकिस्तान के अंदर इतना टूरिस्ट पैदा हो चुका है कि हमें 12-13, पीटीआई का एक पुराना मंशूर भी था जो 12-13 जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, उन पे काम होना चाहिए। बट शेख साहब, जो फैमिली अनफॉर्चुनेट हुआ, इस नहीं बच सके, जिनकी पूरी खानदान थी एएसआई साहब की, उनके भी एक भाई का इंटरव्यू चला, आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने बाकायदा दिखाए टेक्स्ट मैसेजेस जो कि वो इंतज़ामिया को करते रहे, फेडरल मिनिस्टर्स को करते रहे, बकौल उनके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी रीच आउट करने की कोशिश की। वो एक एएसआई की फैमिली थी, उनकी भी नहीं सुनी गई। ये इस पर कोई तहकीक होगी, पता चलेगा कौन लोग थे ड्यूटी पर और क्यों नहीं आए वो उस वक्त वहाँ पर? देखिए, वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, हजारों गाड़ियाँ में हर आदमी के पास टेलीफोन था। यहाँ देखे, एक दिन जिस दिन टेलीफोन 9-10 मुहर्रम को बंद करते हैं, ऐसे लगता है जैसे क़यामत हो गई है। इस मुल्क में टीवी और टेलीफोन 2 चीजें ऐसे हैं जिसके सारे लोग जो है अपने आप को मसरूफ रख रहे हैं। एक कॉल नहीं थी, हजारों कॉलें थी, लेकिन वहां तक पहुंचा जा सकता तो पहुंचते ना, वहां पहुंचा नहीं जा सकता था। वहां तूफान था, ग्लेशियर इस रास्ते में गिर चुके थे, और मैंने आपसे अर्ज किया ये 6 किलोमीटर का इलाका मेन हादसे का शिकार हुआ। बाकी इर्द गिर्द जो लोगों को
मरी में गुंजाइश थी, लोगों ने चार्जेस ज्यादा किए, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने इसलिए गाड़ियों में क़याम किया। राइट, तो आपके ख्याल से कि इसमें कोई खास एक तरफ आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते? नहीं, मैं नहीं डाल सकता। शेख रशीद साहब, थैंक यू सो मच। इंटीरियर मिनिस्टर वाज विद अस। डू यू एग्री ये बस इम्पॉसिबल था, कुछ भी नहीं हो सकता? अच्छा, ये जो बर्फबारी वहाँ पे हुई ना, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी। अगर आप शेख साहब की बात सुने तो मैं तो पर्टिकुलर इसलिए ज़्यादा नोट कर रहा था कि जो बुलडोजर नॉर्मली चल सकते हैं, अगर आप मरी तो फजल चौधरी साहब तो जानते हैं, जो एक्सप्रेस वे का इलाका है, इस पर जितनी गाड़ी थी उनका तो एग्जिट रूट हो गया था। लोअर टोपा जहाँ मैकडोनल्ड्स बना है वहाँ से वापस आना शुरू कर दिया था। लोअर टोपा से टुवर्ड्स झिका गली और झिका गली से फिर कोल्डन और सनी बैंक, ये सिंगल वे वन वे ट्रैफिक चलती है। उस पर अगर आप 5 फुट या 4 फुट बर्फबारी हो जाए मुसलसल और दोनों साइड की ट्रैफिक जाम है, तो ऑब्वियसली बुलडोजर भी नहीं आ सकता, नमक पाशी भी नहीं हो सकती थी, और जितना वो ब्लेजर्ड आ रहा था फिजिकल तौर पर रैकी करते टीमें भी नहीं पहुंच सकती थी। और वेरी फ्रैंकली, अल्लाह माफ करे, मतलब ये सोचना कि रात को ये कुछ हो सकता था, नोबडी इवन थॉट अबाउट इट। हमारी वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने 5 बजे ये सड़क बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने लोगों को वहां से इतनी ज्यादा पुलिस, ऑलरेडी आई नो ऑफ पीपल जिन्होंने कहा जी पुलिस, उन्होंने गाड़ियां निकलवा के हमें वापस जबरदस्ती भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जो 6 किलोमीटर की बेल्ट थी ना, वो इनएक्सेसिबल थी। सो एवरीबडी स्टार्टेड कि जी हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि जो हीटर पे ऑब्वियसली जो गाड़ी मरी जाती है, वो जब टैंक फुल करा के जाती है उसमें इतना पेट्रोल होता है कि वो रात को गुजार सकती है, नॉट थिंकिंग के पीछे जो उसका साइलेंसर था वो बंद हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड इसको चोक कर देगा। नोबडी थॉट अबाउट इट। सो पीपल हैड टू वेट एंड सो द गवर्नमेंट हैड टू वेट टिल मॉर्निंग। सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब वो सारे रैकी करने के लिए पहुंचे तो ऑफ कोर्स लोकल्स ने पहले जाके वीडियो बना के फ्लोट कर दी, बट द पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर देयर एज वेल। हमने जहां पे इतना ज्यादा फौज को सराहा, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका रोल शायद किसी ने सराहा, बिकॉज दे डोंट इवन हैव दोस प्रॉपर, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी बर्फबारी नहीं होती, लेकिन स्टिल दे वर देयर एंड दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड टू। डॉक्टर तारिक, आपके ओपिनियन से बिल्कुल अपोजिंग ओपिनियन है गवर्नमेंट का, एंड यू सेड कि यू नो मरी, वाकई अगर नागहानी अवदाद होती है तो फिर क्या? बहुत सारा 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा हल्का जो है मरी के साथ लगता है। हमारी अजीज़दारियाँ रिश्तेदारियाँ मरी में हैं और हम लोकली कंसिडर किए जाते हैं मरी इस्लामाबाद के लोग एक दूसरे के साथ। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि मैं पहले कोई पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है ना अब कर रहा हूँ, सिर्फ हकायक बयान किए हैं और हकायक अभी भी आपके सामने मोटे मोटे में रख देता हूँ। इस बात के ऊपर सबका इत्तफाक था कि 4000 गाड़ियों की वहाँ गुंजाइश है, ये पता है आपको? अच्छा, जब जैसे कि सेंटर साहब ने खुद कहा कि बर्फ़बारी जब होती है, ज़ाहिर है बर्फ़ पायलान होने शुरू हो जाती है, तो वो जो थोड़ा 4000 गाड़ियों की गुंजाइश होती है वो भी नहीं रहती। अभी वज़ीर दाखिला साहब ने क्या फिक्र दी, मैंने 1 लाख गाड़ियाँ की थी, उन्होंने कहा 1,66,000 गाड़ियाँ, इनको 4 से ज़रब दें, आप कितने बंदे बनते हैं? औसतन 4 बंदे फ़ी गाड़ी। तो मुझे अब ये बताएं कि ये गाड़ियाँ जब टोल प्लाजा क्रॉस करती हैं 17 मील का, और दूसरा भी 17 मील का एक एक्सप्रेस वे पे है, पुरानी मरी रोड पे है, आपको एग्जैक्ट नंबर पता होता है गाड़ियों का, इन गाड़ियों को किसने रोकना था? आप कह रहे हैं ना कि रोका नहीं जा सकता था। 2 ही रोडें हैं मरी जाने की, वहाँ आप 2 कंटेनर खड़े कर दें, कौन जा सकता है? किसी की जरूरत है कोई स्टेट से लड़े? एक थाना काफी है, ये कैसे हो सकता है? आप यहाँ पे हमारी जो मेन एक्सप्रेस वे है 100% बंद है जी। ये तो बात ही नहीं है कि जनाब लोग टकरे मार रहे हैं टोल प्लाजे को और पैदल को जा सकता है मरी, वहाँ से आगे रोड पे जो है वो कम से कम कुछ 40 किलोमीटर का सफर है। नहीं, शेख साहब ने ये जो नेग्लिजेंस है कि हमें दूसरे शहरों से आए हुआ हूँ, नहीं आए हैं, लेकिन आप बेशक जहाँ से भी आए हैं रात यहाँ स्टे कर सकते हैं, अगले दिन देख सकते हैं, उससे अगले दिन देख सकते हैं, जहाँ आपको ये पता है कि यहाँ बंद इंतजामी होनी ही होनी है। जहाँ आपको ये देखे ना, बर्फबारी हर साल होती है, ये कुदरती आफत मैं इसलिए नहीं कहता कि पहली दफ़ा नहीं हुई। यहाँ बैठे खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद बैठे सैलाब आ जाए ना, अल्लाह ना करे, वो कुदरती आफत है, हर साल वहाँ पे होती है, हर साल बर्फ हटाई भी जाती है, इदारे मौजूद हैं। और फिर ये कि वहाँ पे जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता देता हूँ, 4.5 फुट 24 घंटे ये मरी का रिकॉर्ड है। अभी बर्फ पड़ी है 4 फुट 16 घंटों में। ये मतलब ये नहीं हुआ कि 10 फुट पड़ गई है और हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। शहबाज गिल साहब की ट्वीट के मुताबिक तो 10 फुट, शहबाज गिल साहब की उन्होंने ये की है ट्वीट के, क्या जवाब दूं उसका? गवर्नर हाउस के बाहर ये असल मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप ये जो है ना कि जनाब वो बुलडोजर चल सकता था, यानी ये एक और डिबेट है कि अगर आप साथ साथ साफ करते रहें, गाड़ियां चलती रहें और लिमिटेड नंबर गाड़ियों का हो तो मैनेज होती रही है, पहले भी मैनेज होती रही है। सीधा ये बता दें, ये बताएं कि यू थिंक हेड शुड रोल किसको? वो तो कह रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करें, आपके ख्याल से उनका कसूर है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ मैं तो कम अज़ कम नहीं कर सकता, कई मेरे दोस्त भी हैं उसमें, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि जो चीज़ आपको सामने नजर आ रही है, अब ये मतलब तो नहीं है कि आप गवर्नमेंट में
तो आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दिफा करना ही करना है। हालांकि दिफा आपको आवाम का करना चाहिए। ज्यादती आवाम के साथ हुई है, कीमती इंसानी जानों का ज़ियां आवाम का हुआ है। और आप यानी गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट, सॉरी आखिरी बात कर रहा हूँ, जब भी कोई इस तरह के मामलात ख़राब होते हैं जहाँ आवाम की जान को ख़तरा होता है, आवाम फंस जाते हैं, खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में होते हैं, उनको रेस्क्यू कौन करता है? स्टेट। ये रियासत की जिम्मेदारी है आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ठीक जैसे भी करें। ठीक, एक और है, हम शहबाज शरीफ साहब पे बात करें, चाहे आप कर लें कंप्लीटली बात, लेकिन ये नजर आ रहा है कि इट्स कंप्लीटली अपोजिंग व्यू। और अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा, आपने भी कहा, इससे लग रहा है कोई खास है कि आप तो कह रहे हैं कि कोई कसूर ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो फिर आपको इंक्वायरी कराने का फायदा क्या है? इंक्वायरी करेंगे, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई, क्योंकि लोगों का ये था कि जब आपने रात को 8 बजे बंद किया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स की, दैट हैड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, उनको चेक करना है। बट जो शेख साहब बात कर रहे हैं, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट ऐसे करता हूँ, गाड़ी हमने रोक दी। वुड यू बिलीव कि सैटरडे मॉर्निंग, हफ्ते की सुबह, इस्लामाबाद के देयर लॉट ऑफ पीपल आई नो, उन्होंने अपना पूरा गियर तैयार कर लिया था एंड दे वर गोइंग फॉर ट्रैकिंग टुवर्ड्स मरी। वो पैदल मरी ट्रैकिंग करने के लिए जाना चाह रहे थे, बिकॉज गार्ड एक्साइटमेंट लेवल, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि आप यू डोंट सी रिस्पांसिबिलिटी कि आप लोगों को कह रहे हैं आए तो उसके बाद गाड़ियां बंद हो गई, जब लगते पैदल जाना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता चला कि जी इधर से ट्रैफिक बंद है, दे वेंट ऑल द वे टू एबटाबाद, और एबटाबाद से वो उस अयूबी वाली साइड से ना, नथिया वाली साइड से मरी की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। एक्साइटमेंट, बर्फ का जो लेवल था, people forgot about it कि this is not something, आप किधर किधर के रास्ते, एक और रास्ता भी है जो आपके मोनाल से आगे जाए, नीचे से केबीसी से बाहर जाए, अगर इजाजत दें, एक और जो है मामला है, आई वांटेड टू हियर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अब हतमी फैसला कर लिया गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट जाने का। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएँ, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जी डॉक्टर तारिक चौधरी, वो आपने सुना होगा, पता नहीं वो कौन सी खाला है, आता होता था सोशल मीडिया पे, फलानी खाला के टोटके, राइट, ठीक है, ठीक, पूरा नाम मैं भूल गया हूँ। ये सारे खाला के टोटके, जी जुबैदा आपा के टोटके, ये जुबैदा आपा के टोटके हैं। जिस गवर्नमेंट के पास, मैं अगर मिनिस्टर हूँ, मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जुबैदा आपा तो बड़ी मोतबर खातून थी, उसको छोड़े, मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बताता हूँ। मैं मिनिस्टर रहा ना, आप यकीन करें कि जब कोई मेरे से मेरे वजारत की बात पूछता था, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं अपने काम, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और अगर वो कहता था पिछली, मैंने कहा ना, पहले मेरी बात सुने, पहले मेरे कामों की फहरिस्त मुकम्मल हो जाए। उस हुकूमत को आप मजलूम कह सकते हैं या आप उसे बेचारा कह सकते हैं कि जो पिछले 3 साल से सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ दे के जिंदा है, इस तरह के टोटके लगा के जिंदा है, ये अंदर होगा, ये बाहर होगा, इसको पकड़ेंगे। भाई लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा सुने ना, सुने ले, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। कोई शहबाज शरीफ साहब गारंटर नहीं है, मेरे नवाज शरीफ गारंटर मैं भी हूँ, मैंने फिजिकली खुद जमानत